वैसे अभी स्टार्ट करें, कल जो पढ़े थे क्या? ऑनलाइन स्टोर से पढ़ाऊंगा। एक नजर रिवाइज करना है, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्या जाके पढ़ते हैं सर? एक दो अपने पढ़ रहे हैं सर, तो सवाल कल से रिलेटेड पिछले क्वेश्चंस फाइल है ना? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दो मिनट तक मैं शुरू करता हूँ, देख लें कुछ अगर पुरानी है चीज तो बताओ। तो सर आप कुछ पूछ रहे थे? सर अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स ली जाए और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड की जाए और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस की जाए, सेल आती है, कॉस्ट ऑफ सेल आती है। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल आती है। तो ओपनिंग अगर नहीं है तो ये 1025 के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 825 कैसे है? तो 2 लाख माइनस के, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से अगर आपने क्लोजिंग माइनस की तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। नहीं सर, ये फैक्ट्री में नहीं सर। एक मिनट सर, फैक्ट्री पेरोल में सर सभी फैक्ट्री की सैलरी है, वो हेड ऑफिस पेरोल, तो हेड ऑफिस की पेरोल जो है वो फैक्ट्री में रिकॉर्ड नहीं होगी। कल हमारी सारी डिस्कशन ये सिर्फ फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में होगी, तो डेफिनेटली हेड ऑफिस के अपने खर्चे भी रिकॉर्ड होंगे, उसका एक हेड ऑफिस सैलरी, डेबिट, पेबल्स, क्रेडिट, तो वो एक अलग बहस है जो कल में नहीं थी। कल हमारा फोकस ये था कि फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्रीज डिस्कस करना, तो इसमें फैक्ट्री पेरोल के डेबिट साइड पे सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड सैलरी है, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो सैलरी है वो फिर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट सैलरी है, फॉर एग्जांपल 115,000, और फिर बाकी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 11 एम्प्लॉइज हैं तो उनकी जो सैलरी है वो इंडायरेक्ट लेबर है। तो हमारा कल फोकस सिर्फ फैक्ट्रीज पे रहा है। डेफिनेटली हेड ऑफिस की अकाउंटिंग भी होगी, उसके भी अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं है। चीजें बनाने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कंसिडर होते हैं, ठीक है। बाकी एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेड ऑफिस एक्सपेंसेस सिस्टम करते हैं, और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो वो गुड सेल करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, ठीक, और तो नहीं करते हैं। ये जैन साहब अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो करेंगे, कल अब अगर डाटा नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडायरेक्ट मटेरियल सेग्रीगेट नहीं करेंगे। अगर इंडायरेक्ट मटेरियल होगा तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, ये सबको पता है। इनडायरेक्ट मटेरियल अगर क्वेश्चन में होगा तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड सम होके वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कल वाला डेटा मैंने ज्यूम नहीं किया।
ये डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो रही है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले एक्यूमुलेट हो रहे हैं और फिर मटेरियल लेबर में ऐड होकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ठीक है सर? ये डायरेक्टली लेकिन नहीं होना, पहले इनडायरेक्ट लेबर ने फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के थ्रू उसने वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है? देन सर आज जरा आगे चलते हैं, और तो नहीं कोई कंफ्यूजन? आज जरा हम अब फोकस करेंगे जरा ये वर्क इन प्रोसेस का लेजर देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में क्या क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। और डेबिट साइड में क्या है मेरे भाइयों? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यार, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जमा करके। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किधर नजर आ रही है? वो क्रेडिट साइड पे है। तो चार चीजें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के रिजल्ट में फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना। ठीक है? और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री। सो प्लीज ये डेबिट साइड पे जो तीन फिगर्स हैं अगर प्लस किया जाए 6 लाख, 1,15,000, 3 लाख, तो दिस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसमें हमने इसी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को जरा डिटेल में बनाना सीखना है। नया पेज जरा निकालना। ये कौन सा वो कैलकुलेटर पे है सर? 3 लाख अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 लाख कैलकुलेटर पे आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो 3 लाख कैलकुलेटर पे आ जाएगा, और देन वो जो 3 लाख फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं मटेरियल लेबर में ऐड होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बने। ये सर एक लेजर खोला करो। वर्क इन प्रोसेस के नाम से एक लेजर खोलो। ये सर वर्क इन प्रोसेस। लेकिन बेटा इसी लेजर को कभी कभी पूरे वर्ड्स लिखने की बजाय सिर्फ प्रोसेस अकाउंट ही कहा जाता है। मतलब अगर कभी मैं प्रोसेस अकाउंट बोलूं आपके सामने तो व्हाट आई मीन टू से वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही है, एंड वर्क इन प्रोसेस इज रिफ्लेक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एक्टिविटी। तो काइंडली प्लीज एक दफा दोबारा देख के चार मेन चीजें बोल दें क्या क्या आनी है इसमें। ये चार मेन मैंने बोली है। ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लोजिंग। हाँ डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आनी? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। देन सर 2 मिनट मुझे दे दें। अब ये जो वर्क इन प्रोसेस का लेजर होता है इसको समटाइम्स हमने कल तो सिर्फ अमाउंट्स के एंगल से बनाया ऐसे ही,
लेकिन क्या कुछ यूनिट्स होते हैं जो इन प्रोसेस होते हैं? क्या कुछ यूनिट्स होते हैं जिन पे काम शुरू किया जाता है? और क्या कुछ यूनिट्स होते हैं जो बन जाते हैं? और क्या कुछ यूनिट्स होते हैं जो इन प्रोसेस एंड में पड़े होते हैं? तो उसमें कुछ यूनिट्स पे काम किया जा रहा है। इस डिस्कशन में जो मैं शुरू करूंगा यूनिट्स का और अमाउंट्स का, साथ साथ हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। मीन्स टू से, एक मिनट जरा बात मैं पूरी करूंगा। लेट्स अज्यूम 800 यूनिट्स मैंने ब्रॉट डाउन लिखे हैं। क्या है ये? नहीं वो तो ठीक है, मतलब क्या समराइज है? 800 यूनिट्स पे पीरियड के स्टार्ट पे काम हो रहा था। इसका मीनिंग बताओ। ये प्रोसेस अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल कहाँ से है? स्टोर रूम से मंगवाया। तो कितने यूनिट्स और मंगलवा लिए? तो रेफरेंस देख के जरा कोई एंट्री बोला। इसलिए मटेरियल इशू है, मटेरियल इशू है जो इनपुट है इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इनपुट कहाँ से है? मटेरियल स्टोर रूम से। मटेरियल स्टोर रूम से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1300 यूनिट्स सीडी है इस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, तो इसका मतलब पीरियड के एंड पे 1300 यूनिट्स पे भी काम हो रहा था, हो रहा है, हो रहा है। तो लेट्स से अगर कोई यूनिट लॉस नहीं हुआ प्रोसेस में, क्या लॉस भी हो सकता है? फिर वो नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल क्या होता है? एक्सपेक्टेड हो, और अगर अबव एक्सपेक्टेड हो जाए तो लेट्स से कोई अभी लॉस नहीं है। अगर लॉस नहीं है तो कैलकुलेट कर लेना। प्लीज सर कैलकुलेट करके देखो, आएगा तो वही, लेकिन सॉल्व तो कर। तो 9500 बिल के नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, ये वाली भी कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, तो अमाउंट का नाम है। ये फिनिश गुड्स लिख सकते हो सर? अपना कल वाला लेते देखा जरा। वो ठीक है, इसकी जो अमाउंट आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट आएगी, लेकिन ये क्या है? ये फिनिश गुड्स के वो यूनिट्स जो बन गए होंगे, इससे आउटपुट कह सकता हूँ? आउटपुट कह सकता हूँ। तो अब इस लेजर को बनाते हुए हमने यकीनन अमाउंट्स भी देखनी है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट कितनी है, मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है उसकी अमाउंट कितनी है, फिर उसमें लेबर कितनी लगी, उसमें ओवरहेड्स कितने लगे, मतलब यूनिट्स को प्रोसेस करने में मटेरियल कॉस्ट क्या आई, लेबर कॉस्ट क्या आई, ओवरहेड्स कॉस्ट क्या आई, ये सारी अमाउंट्स भी देखनी है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट क्या आई, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट क्या आई। लेकिन अमाउंट के साथ साथ किसका भी साथ रिकॉर्ड रखा जाता है? यूनिट्स का भी। ठीक है, तो समझ आ गई बात मेरी यहाँ? तो फिलहाल अब मैंने ये लेजर खाली कर दिया। तो जब ये लेजर हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का, तो यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट्स भी डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा इसका कॉलम्स बना लें, फिर मैं नई फिगर ज़ूम करता हूँ। आज की इस डिस्कशन में कोई मटेरियल अकाउंट की बहस नहीं हो रही, कोई फिनिश गुड्स अकाउंट की बहस नहीं है। सारा फोकस किस लेजर पे रखना है? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ समझ आ गई बेटा क्या बात हो रही है? प्लीज, ये आपके सामने एक लेजर है। इस लेजर की कितनी साइड है? दो से ज्यादा ना बना दीजिएगा, दो साइड्स ही हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कौन कौन से कॉलम्स हैं? यूनिट्स और अमाउंट का। और सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी कौन कौन से कॉलम हैं? तो डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ यूनिट्स भी है ये, और डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ अमाउंट्स भी। प्लीज कोई कंफ्यूजन? देन जरा इनिशियली मुझे डाटा लिख लेना ना, इससे बल्कि इस लेटर के ऊपर लिखना सिनेरियो 1।
इनिशियली इस डिस्कशन में मैं अभी अज्यूम करूंगा, बस अब लिखना छोड़ देना, कि पीरियड के स्टार्ट पे भी कोई यूनिट्स इन प्रोसेस नहीं थे, और लेट्स अज्यूम पीरियड के एंड पे भी कोई यूनिट्स इन प्रोसेस नहीं है। क्या होते नहीं है या है नहीं? वी आर अज्यूमिंग, सपोज आज 2-3 दिन जरा हम आसान आसान वाले बातें करेंगे कि सपोज ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, इट मींस जो यूनिट्स प्रोसेस करने शुरू किए हमने वो शायद कंप्लीट हो गए, इन प्रोसेस कोई ना। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पीरियड 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल हमने मटेरियल स्टोर रूम से मंगवाए, और इनकी मटेरियल कॉस्ट थी 50,000 रुपीज। कोई एंट्री बोलेंगे जरा, 50,000 रुपीज जहन में रखें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ये 50,000 क्या है? अमाउंट तो है सर, लेकिन किस चीज की अमाउंट है? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट है सर। अगर अपना कल वाला लेटर देखें मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट है। कहां से कहां आई है, और ये कितने यूनिट्स की अमाउंट है? वो 1000। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर? देन सर सपोज डायरेक्ट लेबर ऐड हुई 30,000 रुपीज। ये फैक्ट्री के साथ मैंने क्या लिखा? फैक्ट्री पेरोल को एंट्री बोलेंगे ना सर, ना सर, इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। ये वो ट्रांसफर एंट्री है जो पहले उधर हुई होगी, उधर से इधर आई होगी, तो रेफरेंसेस देख के एंट्री बोलेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, ये डायरेक्ट सैलरी है या दोनों ही है? ये सिर्फ डायरेक्ट है, ये सिर्फ डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट किधर गई होगी? फिर वहां से यहाँ भी आनी है, वो ठीक है, इकट्ठी होगी। लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर के फैक्ट्री ओवरहेड से, फैक्ट्री ओवरहेड से सपोज 20,000 फिगर्स डेफिनेटली इस वक्त मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो समझ आ गई यहाँ तक बात? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर सम करें तो ये 1 लाख बन जाएगा। 50,000, 30,000 एंड 20,000, दिस 1 लाख इज मैन्युफैक्चरिंग। तो सपोज 1000 यूनिट्स जो प्रोसेस हुए इस पीरियड में, उन पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हुई 1 लाख यूनिट्स। यूनिट्स है रुपीस, कितने यूनिट्स कितने रुपीस? 1000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीस। देन बेटा सपोज इस प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 5% ऑफ, 5% 10% ऑफ इनपुट, हो सकता है सर? तो अगर 10% लिख रहा हूं तो किसका 10%? कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 1000 का 10%, 100 यूनिट्स का लॉस एक्सपेक्टेड था, और सपोज एक्चुअल लॉस is also 100 यूनिट्स। क्या एक्चुअल लॉस से डिफरेंट भी हो सकता है? लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड लॉस था बस वही हुआ। क्या ये यूनिट्स कुछ कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो नुकसान हो गया? ये जो यूनिट्स है ये किस तरफ लिखने चाहिए मुझे? मतलब इस लेजर में ये जो यूनिट्स का लॉस हो गया 1000 क्या है? इनपुट है। अब ये लॉस यूनिट्स इस लेजर में मुझे लिखने चाहिए कि ये यूनिट्स इधर उधर है, ताकि मैं बैलेंसिंग यूनिट्स निकाल सकूं। किस तरफ लिखूं? मैं इस तरह से बता दें, इन अदर वर्ड्स इस प्रोसेस में फिर फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बने होंगे? 950। सर ये 5% नहीं 10% हो गया, तो 1000 का 10% 100 यूनिट्स। So what should be the quantity of finished goods? 900 units. And what is the quantity of normal loss units? 100. ठीक है, मैं किस तरफ लिख रहा हूँ चीजें? लॉस क्रेडिट हो रहा है,
इस लेजर में एक डबल एंट्री बनी हुई है भी, अगर हम देख सकें, नॉर्मल लॉस डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और 900 यूनिट्स भी शायद कुछ एंट्री दिखा रहे हैं आपको। फिनिश गुड्स डेबिट, डेफिनेटली इनकी अमाउंट्स भी आनी, लेकिन अगर फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, तो ये 900 यूनिट्स किस लेजर में जाएंगे यहाँ से? फिनिश गुड्स के लेजर में। ठीक हो गया यहाँ तक? तो बेटा ये जो हम लेजर्स बना रहे हैं, ये डेफिनेटली यूनिट्स के एंगल से भी दोनों साइड्स पे इक्वल होने चाहिए। क्या ख्याल है? ये डेबिट और क्रेडिट साइड है, तो इन यूनिट्स का रिकॉर्ड रखने से बस क्या हमें एडवांटेज हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कितने यूनिट स्टार्ट किए थे, कितने बन गए, कितने फिर किधर गए, और अगर बच गए होंगे तो वो कितने बचे। तो पता होना चाहिए कितने यूनिट स्टार्ट हुए, फिर किधर 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 गए। तो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में 1000 यूनिट स्टार्ट होके 900 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, और बाकी 5% लॉस एक्सपेक्टेड था, और लेट्स अज्यूम एज अ फर्स्ट सिनेरियो कि उतना ही लॉस हुआ, और देयरफॉर 1000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप हमारे सामने आ गया। एनी कंफ्यूजन? देन मेरा अगली बात है, कुछ जेन में लाए, नॉर्मल लॉस की 100 यूनिट्स हैं, इनको कॉस्ट एलोकेट होती है? वो होती है यार, इनको नहीं होती, उनको होती है जो इस वक्त नहीं है। कॉस्ट एलोकेट होती नहीं है, लेकिन अगर इनकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट होती है, लेस होती है। नेट मींस लेस, प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस होती है। For the sake of a scenario first, there is, लेकिन let's assume no recovery value of normal loss, कॉस्ट एलोकेट होती नहीं और रिकवरी वैल्यू है, होती नहीं है नहीं, दैट इज नो रिकवरी वैल्यू, बस ये जाया होगा, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो ये डैश क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, कॉस्ट तो आनी नहीं, अगर रिकवरी वैल्यू होती तो क्या इसके सामने लिखता ना, लेकिन वो है नहीं। ठीक है सर? ठीक है सर, एक मिनट कैलकुलेटर उठाएं। खर्चा कितना हुआ? 1 लाख लिखें। 1 लाख कैसे बना? 50, 30, 20, तो 1 लाख रुपीज कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये कितने यूनिट्स पे इंकर हुई है? 1000 यूनिट्स पे इंकर हुई है, लेकिन ये अब्सॉर्ब कितने यूनिट्स पे होगी? इंकर 1000 यूनिट्स पे, लेकिन ये अब्सॉर्ब कितने यूनिट्स पे होगी? एलोकेट कितने यूनिट्स पे होगी? तो जब हम पर यूनिट वर्किंग करेंगे तो हम कैसे वर्किंग करेंगे? अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना चाहूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 1 लाख? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 1 लाख? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा इस लेजर के किस साइड से हमें मिला करेगी? डेबिट साइड से, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। अगर कभी नॉर्मल लॉस की रिकवरी वाली हो तो वो हमें किस तरफ से मिला करेगी? नॉर्मल लॉस के सामने से मिला करेगी अगर रिकवरी वैल्यू है तो, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो जीरो है। डिवाइड बाय 900, एक मिनट करेंगे, ये जो भी है ये क्या है, इसका पर यूनिट आ गया, फिनिश गुड्स का पर यूनिट आ गया, और क्या इसी को फिर 900 से मल्टीप्लाई करके हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ये जो लाख रुपए का खर्चा है ये इंकर 1000 पे हुआ है, लेकिन अब ये रह गया है 900 यूनिट्स का। तो क्या ये लाख रुपए एज इट इज फिनिश गुड्स को बनाने की कॉस्ट है? ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन ये एलोकेट बस किस पे होगी? तो फाइनली 1 लाख रुपीज का नाम क्या हो जाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। क्लियर है सर? बनाए लेंगे।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आइडिया लिख के बता दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो FA1 की क्लास भी पढ़ते हैं 11 बजे? 11 बजे FA1 की क्लास भी पढ़ते हैं और उनका फिर 1.5 घंटा रास्ते वाला खाली बस ही नहीं, दरम्यान में 1.5 आवर खाली आता है, तो ऐसे वो जाया हो रहा है, वो तो उसके कोई यूटिलाइजेशन का सोच रहा हूँ। आधा घंटा उसकी यूटिलाइजेशन के लिए 1 घंटा उसके नाश्ता करना है, ठीक, हाफ एन आवर का। बोरियत होती है, समझ नहीं आती कहाँ जाए। नींद भी उसे रहने वाली। अच्छा, रिवीजन के लिए रखना, मैंने कोई नई चीज से नहीं करवा। इसका मतलब मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जाती है अगर पढ़ाई से रिलेटेड ना हो तो सारी दुनिया अब शुरू होगी, वरना मैं पूछ बोल भाईजान, हेलो भाईजान, ओके है, नो है, ये लिख लिया सर, प्लीज कोई तो नहीं क्या बता। सिनेरियो 2 मेरा ख्याल 1 मिनट जरा पेशेंस दिखा, बात पूरी समझना जिस तरह हमने पहले समझी। अगर कोई लिख रहा है तो बता दिया करेंगे, नोट कर लिया। और बेटा अगर होगी तो या फिर थोड़ी होगी, अगर नॉर्मल हो उसकी रिकवरी वाली हो तो क्या करेंगे, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो क्या करेंगे। बेटा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह रोज पढ़ के आऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। अगर ये हो गया तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हो गया तो क्या करेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग दीज क्वेश्चंस। क्या बात खत्म होगी अब शुरू होने लगी। ये सर किस लेजर को बनाना सीखने लगे आज हम। लेकिन बेटा वर्क इन प्रोसेस का बाइसा हिस्सा हम बस प्रोसेस अकाउंट कह दिया, लेकिन प्लीज जहन से नहीं निकालना कि हम बनाओ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है जी डियर। ड्रॉप डाउन आज की डिस्कशन में अभी नहीं है। लेट्स अज्यूम नए यूनिट स्टार्ट में थे जो बन रहे थे, इट मींस लास्ट ईयर सारे कंप्लीट हो गए थे और इस साल के एंड में भी कोई ऐसे यूनिट नहीं था जिन पे अगले साल कोई काम होना था। मटेरियल के 1000 यूनिट्स मंगवाए और उनकी कॉस्ट आई 50,000 रुपीज। एंट्रीज बोलते रहिएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्र हुई 30,000, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, फिनिश गुड्स के 900 यूनिट्स पर। लेट्स assume normal loss once again, 10% of input expected, which means how many units? 100 units normal loss। लेकिन सपोज बेटा इन 100 यूनिट्स की अब रिकवरी वैल्यू है, कॉस्ट आनी नहीं, लेकिन सपोज रिकवरी वैल्यू है। लेट्स assume 1 unit has a recovery value of 10 rupees, so 100 into 10 is equal to 1000। प्लीज ये 1000 क्या है?
नॉर्मल लॉस के सामने कभी भी कॉस्ट नहीं आएगी। कोई भी अमाउंट अगर लिखी है तो वो क्या होगा, इसकी रिकवरी वैल्यू। तो आई एम अज्यूमिंग सपोज every unit of normal loss can be sold for ₹10. So 1000 into 10, sorry 100 into 10, 1000 rupees is a recovery. क्लियर है? यहाँ तक यूनिट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गए। और जितना लॉस एक्सपेक्टेड था एक्चुअल लॉस भी फिलहाल हुई है। एक नजर देख लें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। What is the only difference between first and second scenario? अमाउंट्स भी सेम रखी हैं, यूनिट्स भी सेम रखे हैं, सवाए रिकवरी वैल्यू के एवरी अदर थिंग इज सेम। अब बताएं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,00,000 ही है, 1,00,000 ही है, लेकिन अब उस लाख में से 1000 माइनस हो, तो क्या ये जो 900 यूनिट्स बने हैं इनकी अब नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 99,000 रुपीज ऐसे ही है ना? अगर 1000 नहीं था तो फर्स्ट सिनेरियो देखें जल्दी से देखें, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उनकी टोटल कॉस्ट थी, लेकिन अब 1000 रिकवर होने से फिर नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 99,000। ठीक है, इस केस में अगर मैंने पर यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालूं, डिवीजन कैसे करूं? कुछ मैं वर्ड्स ऐसे बोलूंगा जो आपने रिटेन रखने हैं, और आप चाहे नहीं भी बोलेंगे मैं जरूर बोलूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उठाया करेंगे लेजर की किस साइड से, रिकवरी वैल्यू अगर लॉस की हुआ करेगी तो किस साइड पे होगी? लॉस क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे होगा। अच्छा वैसे भी अकाउंटेंट बन के जरा सोचे लॉजिकली, अकाउंटेंट डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंटेंट 1 लाख डेबिट साइड पे। अच्छा बल्कि इस तरह से बल्कि और देखें, ब्रेकअप देखें, 50,000 भी डेबिट साइड पे, 30,000 भी डेबिट साइड पे, 20,000 भी डेबिट साइड पे, ये सारे खर्चे जमा ही होने, डेबिट 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 ऐड ही होना, और 1000 कहाँ है? तो क्रेडिट साइड पे ये लॉजिकली प्लस हो भी नहीं सकता, ना इसने होना ना हो सकता, तो क्या इसे नेट ही होना है? ये है क्या जिसने नेट होना? ये रिकवरी वैल्यू है। बेस में क्या लिखूं? बेस में बस हम वो यूनिट्स लिख देते होते हैं जिन पे कॉस्ट एलोकेट हो। तो कैलकुलेटर उठाएं जरा, 1 मिनट मुझे पर यूनिट भी बताएं इस केस में। व्हाट इज 110? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 900 यूनिट्स। तो ये अगर 1000 ना होता तो व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट? अगर ये 1000 रुपया ना होता, वो 1000 रुपया रिकवरी वैल्यू वाला, तो 1 लाख डिवाइड बाय, नहीं 1 लाख इनिशियली डिवाइड बाय 1000 नहीं होना था। नहीं नहीं, मतलब कहने का मेरा मतलब है 100 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट बनती है। इधर से 100 इनपुट के एंगल से, लेकिन उस 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कितने से होना था? 900 पे। पिछले सिनेरियो में देखें वहां पर यूनिट क्या बन रहा था? 111 की बजाय यहाँ 110 की बना, क्योंकि अब रिकवरी वैल्यू आ जाने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, नेट होगी। ठीक है सर, और फाइनली अगर मैंने वर्किंग करनी है इस केस में इतनी खास जरूरत नहीं, तो 900 इंटू 110 करें पर सॉल्व, क्या है 99,000? नहीं बेटा 99,000 पर ये 900 यूनिट्स की फाइनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, 900 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गए, अब उनकी ये फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंट्री हो जाएगा 99,000, फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाए। अच्छा सॉरी, ये टोटल ऊपर वाले में भी कर दीजिएगा, टोटल दोनों तरफ होना चाहिए। ये कंप्लीट करना है, लेकिन ऊपर वाले लेजर में शायद मैंने अमाउंट्स नहीं लिखे, दोनों साइड्स को टोटल करके बैलेंस उसी तरह करना जिसमें कोई भी लेजर बैलेंस होता है, यूनिट्स के एंगल से भी और अमाउंट्स के एंगल से। अब्दुल रहमान बॉल पॉइंट देंगे।
मिल गया सर। और बेटा उसी से किया यार, ये क्या कर रहे हो यार? ओ उसी से किया है। 1 लाख लिखिएगा जरा, डिवाइड बाय 900, और फिर उसी को 900 से की। क्या कर रहे हो यार, इसका क्या होना? तो लाख कैसे आया मेरे भाई? वैसे ही तो आया। सर इस वजह मायूसी तो ना बुलाया करें। अब्दुल्ला अमान साहब, वही किया है सर। कैलकुलेटर का मसला। ये नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया सर। सर सिनेरियो नहीं बनाना सर जी, क्या हो गया यार, बता ठीक है क्या हो गया? आपको बताए बगैर मैंने एक नया काम कर दिया है, वो रिजॉल्व करना सर। ये सर जरा नॉर्मल लॉस पे फोकस करना थोड़ी देर। ये लेजर के रेफरेंसेस देख के मुझे बता सकते हैं मैंने एक एंट्री की हुई? बोलेंगे क्या की हुई? नॉर्मल लॉस डेबिट। वंस अगेन पेशेंस हैंडी प्लीज। कितने रुपए से? और प्रोसेस अकाउंट रेट किया मैंने 1000। ऐसे किया अभी ना देखें बेटा, पहले बात पूरी समझ लें। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की एंट्री आपने पहले भी जिंदगी में सुनी हुई है मेरे से। अपने रजिस्टर में पीछे जाए, बहुत पीछे, यहाँ लॉसेस पहली दफा मैंने डिस्कस किए थे आपसे। सर शहाद जरा ढूंढिएगा सर। लॉसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू की अमाउंट मेरा ख्याल है 5 लाख माइनस कितना किया था? 1000 था शायद। तो 1000 की एंट्री ढूंढे कैश डेबिट और परचेज इज क्रेडिट, लेकिन वहीं से डिसाइड हुआ था अगर परचेजेस की बजाय प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। ढूंढ के सामने रखना। परचेजेस का प्रोडक्शन कॉस्ट का, अगर चीजें खरीदी हैं उनमें से लॉस हुआ है तो परचेजेस क्रेडिट, और अगर चीजें बना रहे थे उनमें से लॉस हुआ है तो कैश डेबिट और प्रोडक्शन कॉस्ट।
दिस वाज द एंट्री ऑफ नॉर्मल लॉस रिकवरी वाली, बोर्ड पे देखा मैंने अजीब ही एंट्री की और सर जी मैंने अजीब की हुई है सर, ना करें सर, नहीं है वो, यकीन मन नहीं है। और सर लेट मी फिनिश, नहीं नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेट मी स्टार्ट, मेरा फिनिश तो बड़ी दूर की बात। देखिए जब मैंने क्रेडिट किया ना, क्रेडिट मैंने गलत नहीं किया, कंसंट्रेट करना आपने। मैंने जो क्रेडिट किया वो क्या किया, प्रोसेस अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। आप प्रोसेस अकाउंट देखेंगे, क्या प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नजर आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नजर आ रही है? तो मैंने एक लेजर का रेफरेंस लिखा हुआ है, क्या ये 1000 मैंने किया अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ही नेट है? लेकिन मैंने लेजर के रेफरेंस के एंगल से लिखा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरफ है? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो मैंने प्रोसेस अकाउंट 1000 से क्रेडिट करके इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ही नेट किया है। हाँ परचेजेस का लॉस नहीं है, इसके प्रोडक्शन कॉस्ट नेट है, प्रोडक्शन प्रोसेस का लॉस है। तो प्रोसेस अकाउंट जो मैंने क्रेडिट किया है, ये मेरा ख्याल है मैंने वही किया है, मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब बाद में लिखेंगे सब कुछ। मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इनफैक्ट लेजर फॉर्म में क्रेडिट की, सोच नहीं पड़ेगा। डेबिट साइड पे कितना है और क्रेडिट साइड पे 1000 है, नीचे हमने पर यूनिट भी वैसे ही बनाया, क्या 1000 मैंने नेट प्रॉफिट ही किया है। तो क्रेडिट मैंने वही किया है विद अ डिफरेंट नेम कह लें या लेजर का रेफरेंस लिख के जो हमने पहले किया। वहां परचेजेस क्यों है, वो परचेजेस का लॉस था, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों लिख रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट के वो डेबिट साइड पे। एनी कंफ्यूजन इन द प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट? हाँ ये नया वर्ड तो है लेकिन ये नई चीज प्लीज नहीं, अगर आपको लगती तो बता दो। अब अपनी एंट्री का दूसरा हिस्सा देखें, अपनी आपने कैश डेबिट किया हुआ, मैंने नहीं कैश डेबिट किया, मैंने नॉर्मल लॉस के नाम से कोई लेजर बना दिया। इसका बड़ा मकसद सिर्फ ये है, ये जो मैंने किया है मैंने भी वही कर देना जो भी आपने किया, लेकिन प्रोसीजर ये है प्रोसेस अकाउंटिंग में ये लेजर बनाते हुए कि नॉर्मल लॉस पहले उसके अकाउंट में ले जाए, मत डरिएगा, रिलैक्स रहिएगा। इस नाम से लेजर खोल रहा हूं मैं, ये एंट्री देखें लेजर के अंदर, कोई रेफरेंस जहन में रख के मुझे बताएंगे इस तरफ, इसमें किस तरफ आएगी? तो वंस अगेन यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों के एंगल से होगा। ये सिर्फ इसलिए कि हम जरा यूनिट्स का रिकॉर्ड भी सही मेंटेन रख सकें। तो अगर इस एंट्री को देखा जाए तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, पोस्टिंग ठीक है मेरी? यूनिट्स बताएं, 100 अमाउंट बताएं, क्या है सामने रिकवरी वैल्यू? तो इनिशियली ये लेजर में डेबिट साइड बिजनेस पे करा दे, फिर जब भी कभी आपके ये यूनिट्स बिकेंगे 1000 रुपीज के, तो क्या कैश आएगा? तो क्या वो कैश भी फिर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो फिर वो कैश की एंट्री मैं क्या कर दूंगा, कैश डेबिट और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कितने से? उतने से ही, उतने से ही क्यों, उतने से ही क्यों? उतने पे ही बिकना था और हमने रिकॉर्ड भी उतने पे किया, क्या वो 1000 ऊपर भी रिकवरी वैल्यू है? और यही हमें मिलना है, यही हमें मिलना है। तो अब मेरी जरा दोनों एंट्री से मैंने लिखी, इनको जरा इकट्ठा देखें जरा, क्या नॉर्मल लॉस डेबिट और क्रेडिट नीचे वाली एंट्री में होके आपस में कैंसिल हो जाना, तो फाइनली नेट एंट्री क्या रह जानी है, वही कैश डेबिट और प्रोसेस अकाउंट। लेकिन रादर देन के हम लेजर्स बनाते हुए एक ही दफा फैक्ट लिखें, कैश डेबिट और वो क्रेडिट, वो ठीक है, वहां जो बातें पहले हुई वो ठीक है, लेकिन अगर हम लेजर बना रहे हैं लेजर फॉर्म में, तो नॉर्मल लॉस की एंट्री किन दो स्टेप्स में करेंगे? नंबर 1 नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एट रिकवरी वैल्यू, और फिर कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। ये मुझे दूसरी एंट्री जरा मेरे लेजर में पोस्ट करवाएं, दूसरी एंट्री मेरे लेजर में पोस्ट करवाएं। यकीनन कैश का कोई अपना लेजर होगा, उसमें डेबिट होगी अमाउंट, लेकिन नॉर्मल लॉस के लेजर में किस तरफ ये अमाउंट आ जाएगी? 100 यूनिट्स 1000 रुपीज। तो ये लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा अनलेस कोई मैं नई बात बता रहा हूँ। ये लेजर खोलें, एंट्रीज भी लिखें और लेजर भी खोलें, खुला खुला लिखें, स्पेस बचाना हमारा इश्यू नहीं है।
साहब को खुदा का नाम ले यार। अब नॉर्मल लॉस को पहले कॉस्ट एलोकेट की जाती है। अब नॉर्मल भाईजान पूछना शुरू हो गया, वो कहते हैं ये तो नॉर्मल वाली एंट्री। अब नॉर्मल वाली एंट्री है नहीं, अब नॉर्मल वाली महसूस हो रही है क्योंकि आपने सही मेरी बात नहीं सुनी। अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट डेबिट होती है, ये रिकवरी वैल्यू डेबिट हुई हुई है, ठीक है फैजान। नहीं, प्रोसेस अकाउंट के नीचे मैंने नहीं लिखा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोसेस अकाउंट के नीचे मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखने का मतलब है कि प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करने से मेरी मुराद कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट कर रहा हूँ, लाख रुपए में से माइनस कर। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करने से मेरी मुराद ये है कि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस में लेजर का लिखता हूँ। इस लेजर में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी है प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करने से मेरी मुराद कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनफैक्ट क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मेरा ब्रैकेट में लिखने का मतलब मैं क्या क्रेडिट कर रहा हूँ प्रोसेस अकाउंट में, वो मैंने उसका नाम लिखा है। नहीं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज लिखे। एनी कंफ्यूजन? तो प्रोसेस अकाउंटिंग करते हुए नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या करेंगे? दो स्टेप्स में करेंगे, नॉर्मल लॉस डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और फिर इसकी रिकवरी वैल्यू ढूंढ के कैश डेबिट नॉर्मल लॉस, और इंशाल्लाह ये लेजर बैलेंस होगा। ओनली एक एक्सेप्शन है, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। अब कहीं यहाँ रुक के मुझसे एक सवाल पूछा गया, कहीं आपके भी जहन में ना हो, कैश और रिकवरी वैल्यू में भी कोई फर्क है? बल्कि पहले तो ये बता, रिकवरी वैल्यू किस चीज का नाम है? रिकवरी वैल्यू जब मैं वर्ड यूज करता हूँ उससे क्या मीनिंग है? जो हमें कैश मिलना, बेच के जो हमें कैश मिलना वही रिकवरी वैल्यू है। बेच के क्या मिलना है हमें? तो क्या कैश और रिकवरी वैल्यू, क्या वही रिकवरी वैल्यू ही कैश है? वही कैश है। तो रिकवरी वैल्यू ही कैश की फॉर्म में मिलनी, ठीक है। रिकवरी वैल्यू वैसे कीजिए क्या चीज जो बेच के मिलना, तो बेच के क्या मिलना इंशाल्लाह, तो रिकवरी वैल्यू ही कैश में कन्वर्ट करना। अगर रिकवरी वैल्यू कम हो तो बताएं, मैंने ऊपर 1000 क्यों लिखा होगा? नहीं एक मतलब सुनने 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 आप बताएं रिकवरी वैल्यू कितनी? मैंने तो 1000 अज्यूम की, फर्ज करें 900 होती तो मैंने ऊपर भी 900 लिखा होता और मैं नीचे भी 900 लिखा।
क्या पता उस वक्त उतनी हो, बाद में उतनी हो जाए। हम ये पीरियड के एंड पे वर्किंग कर रहे हैं, जितने हमें मिलने होंगे उतनी उसकी रिकवरी होगी। अच्छा अगर 1200, अब ये ना कह दीजिए कि ऊपर लेजर बनाते बनाते तो 1000 थी, नीचे लेजर बनाते बनाते 1200 हो गई। ये तो ऊपर इसी तरह होता है, लेजर बनाते बनाते तो नहीं। हमने लेजर बनाने से पहले, ये अपनी काउंटिंग करने से पहले क्या डिसीजन लिया होगा कि ये कितने पे बिकने हैं, कितने पे बिकने हैं, और होपफुली लेजर बनाते बनाते अगर फर्ज करें ये 1200 बिकने तो हम ऊपर 1200 बिकते। अगर नीचे आते आते हमें पता चल गया नहीं ये तो 1200 के बिक जाएंगे, तो फौरन वापस भाग के जाएंगे ऊपर 1200 लिखेंगे। ऊपर क्या है 1000 रिकवरी वैल्यू, नीचे क्या है, तो ऊपर वाले लेजर में अगर 1000 है तो नीचे वाले लेजर में 900 अगर होगा तो हम फौरन ऊपर जाकर भी 900 लिखना, और नीचे अगर 1200 होने लगेगा ऊपर में आगे फटाफट ठीक करना। तो दोनों वही सेम है। तो ये वाला अगर रहने दें, बाकी बहुत से अगर है लेकिन ये वाला रोकी भी है। अगर मार्जिन तो उस पर लेस से जैसे ही बिकेगा तो हम लेस की बेस पे अपनी बुकिंग करेंगे। अगर देखिए बिकना लेस लेस पे है तो हम क्यों 1000 लिखी जा रहे हैं, ऊपर 1000 क्या लिखा था हमने, क्या 1000 मिलने हैं। चलिए इंशाल्लाह पेपर से पता चलता है। सिनेरियो प्लीज, नहीं इंशाल्लाह पेपर में पता चल रहा, मतलब अगर पेपर में ना पता चलता होता तो मैं यकीन बहस करता, लेकिन आप पता नहीं कैसे इसका पता चला। अभी बताइए लेजेस कब बन रहे होंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही होंगी, सब कुछ होगी, क्या ये प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए होंगे, तो एंड आ गया होना। अब एंड के वक्त हम क्या कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि जो यूनिट्स आए हो गए कितने के बिक रहे हैं, फटाफट अपनी वर्किंग कर लेंगे, अमाउंट चेंज ना होगा। सिनेरियो 3 से पेशेंस दिखाएं दोबारा। ये फॉर्मेट बना लीजिए, जैसे बस फॉर्मेट बना के पहले सर। चले सर सुनो, जहां भी रुके, आज की इस डिस्कशन में अभी ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन नहीं है, हो सकते हैं लेकिन इस इनिशियल डिस्कशन में भी इग्नोर है। मटेरियल के यूनिट्स आपने मंगवाए 1000, 50,000 रुपए उनकी कॉस्ट थी, फैक्ट्री पेरोल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000, यहां तक सेम। नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ इनपुट, actual losses, actual loss is suppose 200 units, देखें बोर्ड का कॉस्ट, बल्कि कैलकुलेट करने पता नहीं आपको जेन में आई यूनिट्स। नॉर्मल लॉस था 1000 का 10%, व्हाट इज एक्चुअल लॉस 200, तो व्हाट इज 200, अब मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, आप मुझे ये बताएं
कि नॉर्मल लॉस के सामने कितने यूनिट्स लिखें। अब ये बताएं फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स बने कितने होंगे। फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स बने कितने होंगे 800। लेकिन ये यूनिट्स बैलेंस क्यों नहीं हो रहे? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट्स भी लॉस होंगे? तो बाकी 100 किस तरफ लिखूं? क्रेडिट साइड पे। किस चीज का डिफरेंस है ये? सीडीज एंड बीडीज अज्यूम नहीं है, हो सकता है ये यूनिट्स इन प्रोसेस हो, लेकिन इसका ये बहस नहीं। कितने यूनिट्स लॉस हो गए थे? कितने हो गए थे 200? एक्सपेक्टेड कितने थे 100? बैलेंसिंग फिगर किसकी निकल आई? अब नॉर्मल लॉस। एक मिनट सारी मौका तो आप मुझे ये बताएं, वैसा अब सीरियस काम हो गया कि मैंने ये सेग्रीगेशन क्यों की? ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, ये ऐसे भी तो लेजर बन सकता था लॉस 200। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि शायद बेटा हमें अपने प्रोडक्शन मैनेजर की भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अच्छा मैंने 200 लिख दिए, बताइए इसमें एक्सपेक्टेड कितना था? वो अलग फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो एक्सपेक्ट था उसमें तो शायद किसी को पेनलाइज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ज्यादा यूनिट्स वेस्ट हो गए, नहीं होने चाहिए थे, हो गए हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि उसकी वजह से कितने रुपए का नुकसान हुआ है, ताकि फिर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन की जा सके, और अगर ये किसी की नेग्लिजेंस है तो कम से कम उसे नेक्स्ट टाइम से कहा जा सके कि यार ऐसे तो ना करें, मोबाइल ऑफ करके काम किया था शायद मान लो, लेकिन कम से कम एहसास दिलाने की जरूरत है कि इन यूनिट्स के बारे में फजूल में ऐसे लोगों को तंग करने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉइज को ऐसे तंग कर सकते, उसकी कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल लॉस जो होना ही था। तो अगर हम लॉस इकट्ठा लिख लें तो अगर किसी की बैड परफॉर्मेंस है और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस खराब होनी है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मिक्सअप हो जाए, तो वाई दिस सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी कर सकें और देख सकें कि क्या वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था या उससे ज्यादा नुकसान हो गया। और एक लास्ट सिनेरियो भी अब आपके ज़हन में आना चाहिए, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि अच्छा काम करने की वजह से वो एक्सपेक्टेड लॉस शायद रिड्यूस हो जाए, तो आप उस तरफ ना चली जाइएगा अगर वो हो जाए, अगर वो होने लगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल क्या हुआ, क्या एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हो गया? तो नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस आया करेगा। नॉर्मल लॉस कहते ही किसको है? सोच लें, तसल्ली सोच लें, मैंने हमेशा वर्ड लगा दिया। हमेशा नॉर्मल लॉस के सामने हम एक्सपेक्टेड लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर्स का पता चलेगा। मतलब मैं 200 लिख दूं सामने तो बैलेंसिंग फिगर नहीं नजर आएगी, लेकिन अब बैलेंसिंग फिगर क्यों नजर आना शुरू हो गई? बैलेंसिंग फिगर क्यों नजर आना शुरू हो गई? क्योंकि मैंने एक्चुअल लॉस नहीं लिखा, मैंने नॉर्मल लॉस के सामने एक्चुअल लॉस नहीं लिखा। देख लें मैंने क्या लिखा। सिनेरियो 1 से शुरू करें। सिनेरियो 1 में मैंने नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखा? यूनिट्स के एंगल से नहीं, मैंने सिनेरियो 1 में यूनिट्स के एंगल से मैंने कितने यूनिट्स लिखे हैं? 100 एक्सपेक्टेड लिखे हैं। हाँ, कोई बैलेंसिंग फिगर अगर नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल भी है। 1000 थे, 900 अल्हम्दुलिल्लाह बन गए, 100 एक्सपेक्टेड थे और 100 ही एक्चुअल भी हैं। हमें कोई बैलेंसिंग फिगर नजर नहीं आ रही, एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल है, लेकिन लिखा 100 कौन सा? एक्सपेक्टेड वाला लिखा है। सेकंड सिनेरियो देखें, रुपीस की बात नहीं हो रही, इस वक्त यूनिट्स की डिस्कशन होगी। सेकंड सिनेरियो में भी 100 एक्सपेक्टेड थे, लेकिन बैलेंसिंग फिगर ना होने का मतलब वही एक्चुअल भी है। लेकिन अब जरा हिम्मत कीजिएगा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, अब जरा देखें जरा सिनेरियो 3, कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे? 100 एक्सपेक्टेड 100 थे, नॉर्मल लॉस के सामने लिखे हैं, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल लॉस? वो 100, 200 कहाँ है भाई? अब जमा करना पड़ना। ये जो बैलेंसिंग फिगर 100 आ गई, ये क्या? ये बैलेंसिंग है। अब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? ओवर एंड, तो क्या 200 यूनिट्स लॉस हो गए? तो 200 कैसे पता चलेगा फिर?
इन दोनों को सम करना पड़ेगा। इट मींस 1000 भी लॉस हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था वो भी हुआ है, और अबव एक्सपेक्टेड भी 1000 यूनिट्स लॉस हुआ है। तो व्हाट इज द एक्चुअल लॉस इन दिस केस? 200 यूनिट्स, और उसका एक ब्रेकअप है कि 100 नॉर्मल था और अबव 100 बैलेंसिंग फिगर इज। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये बात इसलिए की है, फर्स्ट करिए मैं नीचे लाइन ना लिखता, एक्चुअल लॉस आपको ना बताता, एक्चुअल लॉस आपको ना बताता, आपको बस बताता इनपुट और आपको बताता आउटपुट फिनिश गुड्स, और नीचे बस आपको नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बताता। कंसंट्रेट करें फिर क्या क्या बताता, इनपुट के 1000 यूनिट्स बताता, आउटपुट के यूनिट्स बता देता, और एक्सपेक्टेड लॉस की परसेंटेज बता देता। क्या आप बैलेंसिंग फिगर तक पहुंच जाते? कैसे? इनपुट लिख लेते, आउटपुट के यूनिट्स लिख लेते, नॉर्मल लॉस के एक्सपेक्टेड यूनिट्स लिख लेते, एक्सपेक्टेड यूनिट्स लिख लेते, और बैलेंस करके लेजर को। अगर बैलेंसिंग फिगर आती क्रेडिट साइड पे तो फिर अब नॉर्मल लॉस की होगी। इन सब को लिख के इग्नोरिंग ओपनिंग क्लोजिंग, अगर वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है और लेजर के क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ जाए तो इट मींस कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ लॉस एक्स्ट्रा हो गया। यहां तक बनाना चाहिए। ये सर ये ऑनेस्ट है, थोड़ा क्लियर? थोड़ा आगे आ रहे हैं और नीचे आ रही, इधर आ रहा, इधर आ रहा, ये सफेद था, आ जाते बराबर। ये बेटा सब क्लियर है? सादों पे सात फ्रेंड का नाम क्या? सात फ्रेंड मुजामिल, जी मुजामिल ओके। जी सर, जी पर यूनिट वर्किंग करवा लिखना लिखना एक मिनट, एक कुछ लिख रहे हैं। चले सर जी, लिखना छोड़े, गौर से दोबारा देखें। फर्ज करें नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट एलोकेट होती है। बार बार सोच के बस खत्म करें, कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, और फर्ज करें रिकवरी वैल्यू है नहीं, डैश हो गई। अब नॉर्मल लॉस को देखें, अब नॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, जस्ट लाइक अदर यूनिट्स होती है। तो क्या यहाँ भी कॉस्ट आनी है और यहाँ भी कॉस्ट आनी है? तो अगर तो बेटा फॉर एग्जांपल रिकवरी वैल्यू नहीं है तो एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना, बताएं पर यूनिट आप कैसे बनवाएंगे? 1 लाख क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किधर से मिला करेगी? उठा ले, लिख रहे कैलकुलेटर, इसकी बेस बताएं। और 900 तो कहीं भी नहीं है मेरे भाइयों, कहीं भी नहीं है। 900 कैसे बना दिए? ये बेस किस साइड से ढूंढा करेंगे जरा, ये इसमें भी फाइनल करेंगे। ये बेस किस साइड से ढूंढा करेंगे? इसके एक एक्सेप्शन है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल जो आपने बोला, इसको बेस हमेशा क्रेडिट साइड पे से ढूंढा करेंगे, अनलेस वो बात में बात होगी। तो क्रेडिट साइड पे किस पे कॉस्ट आनी है? 800 और प्लस 100। कौन सा वाला प्लस 100? तो 900 शुड बी द बेस। तो 1 लाख डिवाइड बाय 900 एक पर यूनिट आ जाएगा। वो पर यूनिट लेकिन फिर 800 से मल्टीप्लाई होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आएगा,
आएगी, और वही आपका पर यूनिट जब 100 अब नॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तब नॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट आएगी। लेकिन हम जरा इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी वैल्यू का भी बीच में कॉन्सेप्ट ले आते हैं। ये वाली बात वैसे समझ आ गई, लेकिन लेट्स अज्यूम इन दिस सिनेरियो 100 units can be sold for rupees 10 each. It means what is 1000? What is the meaning recovery value, sir? Sir, what is the meaning recovery value? एक दफा दोबारा सेंटेंस बोल दे, हमने सही बोला लेकिन अब आई होप के फाइनल हो गए। जो बेच के मिलेगा, नहीं बेच के मिलेगा तो शायद ज्यादा मिल जाए, तो अगर ज्यादा मिल जाएगा तो बता दें। नहीं हम वही लिखेंगे ना जो बेच के मिलेगा, बेच के मिलेगा तो हमने फर्क पड़ सकती है, और जल्दी जब हम लेते पूरा कर लेंगे चाहे कुछ ज्यादा ना मिल जाए। नहीं मतलब मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ, मतलब ये सवाल है जहन में लोगों को। जी 1000 ओके सर, आप बनवाए जी पर यूनिट 1 lakh मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 800। अच्छा बड़ा लॉजिकली भी जरा काउंटिंग पॉइंट भी से भी कुछ चीजें क्लियर रखिएगा जरा। 800 आप किस तरफ से उठा रहे हैं? क्रेडिट साइड से यूनिट से उठा रहे हैं, और 100 भी कहां से उठा रहे हैं? तो ये दोनों प्लस ही होंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट के एंगल से भी वॉल्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते। इज इक्वल टू सर 110। व्हाट इज 110? किस किस का? सब फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट हो जाएगी? 800 इंटू 110 88,000। एंड अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स इंटू 110 11,000 88,000 11,000 88,000 की एंट्री बोला। हाँ श्री एंट्री सर जी दोबारा ट्राई करें सर। फिनिश गुड्स डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एंड एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। Is it cost in front of these 100 units? Is this 11,000 cost of these units? इसको कॉस्ट तो लेकर होती नहीं है, इसकी एक एंट्री बनी हुई है सर, इस 11,000 की भी एक एंट्री बन गई है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, मेरा ख्याल है ये वही एंट्री है जो पहले भी है, ढूंढे जरा दोबारा वो पेज। एबनॉर्मल लॉस में एंट्री वही है सवाए वर्ड के। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की अमाउंट कितनी थी? 25,000। 25,000 की एंट्री ढूंढे, यहाँ भी आके लिखे जरा। नहीं पहले भी देखने क्लियर है, वो परचेजेस की जगह बस प्रोसेस अकाउंट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो व्हाट इज द डबल एंट्री? एबनॉर्मल लॉस डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्या इसकी भी कोई रिकवरी वैल्यू हो सकती है? तो आते हैं उस पर भी जरा एक एंट्री लिखा है इसका। अब हर गुजरते दिन के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ चीजें हैं जरा सोचने वाली बढ़ती जानी, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी नींद पूरी ना हुई हो क्लास से पहले, वरना क्लास इज द बेस्ट प्लेस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज द बेस्ट टाइम।
कहीं हो तो नहीं चुका ये हो ना जाए। यू नीड एटलीस्ट 8-9 आवर्स स्लीप बिफोर फर्स्ट क्लास, तो उसकी बजाय सो लिया करें। उन चीजों की बजाय सो लिया करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोना नहीं रहता। माँ जी को जमा करवा दें ये मोबाइल, देखें आप सोने पे मजबूर हो जाएंगे। एक दिन प्रैक्टिस करके देखें। उनको तो ट्रस्ट है ना, उनको जमा करा दें टेम्परेरी तौर पर, पेपरों पर ले लीजिएगा। उसके बगैर नहीं निकालनी, ये कंफर्म है। इसके ये बिल्कुल अजम्पशन ही गलत है कि उसके साथ नहीं रह जाए। सारा इल्जाम उसी पे। बात मैंने संजीदगी से की, गेम एडवांस होती जा रही है, एटलीस्ट आपकी नींद पूरी हुई होनी चाहिए। और अगर आपकी नींद पूरी हुई हो, आपकी कंसंट्रेशन, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक खेल है डेबिट क्रेडिट का आपके सामने। सोचते जाए, करते जाए, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल है, थकावट खुदा ना खासा ना हुई, तो सारी रात पढ़ पढ़ के कहीं। एक भाई तो बहुत अरसे बाद सुबह सुबह लग रहा है, और मुझे खतरा ये है कि कहीं उसे ये ना महसूस रहा हो कि F1 की क्लास हो रही। जी ये जल्दी से यहाँ से हम अब 2 लेजर्स खोलने लगे। कौन कौन से सोचे? नॉर्मल लॉस का जल्दी से रिवाइज करेंगे हम, और अब नॉर्मल लॉस में एक और चीज शामिल करेंगे। ना कीजिएगा सर जी, संजीदगी है बहुत ज्यादा। नॉर्मल और नॉर्मल लॉस के लेजेस भी यूनिट्स और अमाउंट्स के एंगल से बनेंगे। खुला खुला साफ सुथरा बनाएंगे, जरूरी नहीं कि आप सामने सामने बना लें, ऊपर नीचे चाहे बना लें। मेरे पास इस तरह स्पेस ज्यादा होती है, आप ऊपर नीचे बना सकते हैं। थोड़ा सा कैंडी स्पीड अप, और एक थर्ड सिनेरियो कम से कम आपके सामने अगर फोर्थ सॉरी रख दिया जाए तो अच्छा था, ताकि आप कल सोचते रहे कि ये क्या हो गया। ये लेजर्स अगर फॉरवर्ड बना लें तो रुकें, जरा पोस्टिंग करवा देंगे कल, या चले पोस्टिंग आप इंडिविजुअली करें। प्रोसेस अकाउंट देख के जो 2 एंट्रीज पोस्ट हो सकती हैं, उन्हें एंट्री बोल के कैंडी पोस्ट कीजिएगा। नहीं बड़ा इतना बड़ा जरूरत नहीं थी, चलें बार। नॉर्मल लॉस डेबिट पोस्टिंग एरर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे सर। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कैसे? 100 यूनिट्स अगेंस्ट 1000 रुपीज ऑफ व्हाट? अब नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 100 यूनिट्स अगेंस्ट 11,000 what cost? ये एनी कंफ्यूजन पोस्टिंग, बस पोस्टिंग करके रखो यूनिट्स का नाम। जी सर जी, नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंस करवा दो सर जी। नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स और उनकी रिकवरी वैल्यू बताएं, क्या एंट्री करूं? वी ऑलवेज अज्यूम अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन कि ये जो जितने यूनिट्स लॉस हुए थे अपनी रिकवरी वैल्यू पे सेल हो गए। कैश डेबिट 100 यूनिट्स, और बताएं क्या लिखूं यहाँ? 1000 ही आएगा, उनकी रिकवरी वैल्यू है यार। ठीक है।
तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे भी रिकवरी वैल्यू है, और पैसे जब मिलेंगे तो क्रेडिट भी रिकवरी वैल्यू से होगा। ठीक है, अब मैं इधर नॉर्मल लॉस को सही रिवाइज कर रहा था, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये वही पुरानी बात है। डेबिट्स में क्या नजर आ रहा है, ये नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है, मींस ये वो नुकसान है रुपीज में जो हमें हुआ है नॉर्मल लॉस की वजह से। ठीक है, क्या इसकी रिकवरी वैल्यू, अब रिकवरी वैल्यू से मुराद यहाँ क्या है, क्या इनको बेच के कुछ पैसे मिल सकते हैं? तो 11,000 ही मिलेंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं। अल्लाह करे 11,000 से ज्यादा मिल जाए, फिर तो हम शायद अपना मेन बिजनेस छोड़ देंगे। मैंने कहा पहले मैं एक्सेप्शन डिस्कस कर लेता हूँ, मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मिल जाए तो इतना देखना। फॉर एग्जाम्पल 11,000 की बजाय 15,000 मिल गए, अब 11,000 है क्या, पहले ये क्लियर करना। ये कॉस्ट है 15,000 के, तो अगर बेटा ये नसीब अच्छे हो तो एक डिस्पोजल अकाउंट की तरह बन गया, अगर हिम्मत माने जरा। 4,000 की नेट गेन है, अदर इनकम। सोच रहे हैं तसल्ली से सोच, लेकिन ये ख्वाहिश हो सकती है। बी रियलिस्टिक, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो फिर ये गेन, नेट गेन बनता है, लेजर कॉस्ट है, रिकवरी वैल्यू है, और अगर वो ज्यादा है तो नेट गेन है। लेकिन नॉर्मल शायद यही होगा कि ये रिकवरी वैल्यू कॉस्ट से कम होगी, इसी तो शायद नुकसान कह रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि इनकी रिकवरी वैल्यू भी पर यूनिट 10 रुपीज है और 1,000 रुपीज टोटल। क्या ये डिफरेंट भी हो सकती है? हो सकती है, अगर वो हमें बताए। लेकिन लेट्स अज्यूम के सेम है। अब बताएं 11,000 क्या है, 11 क्या है कॉस्ट, 1,000 क्या है, व्हाट विल बी द नेट लॉस इन इनकम स्टेटमेंट। दोबारा वही सफा निकाले, वही दोबारा सफा निकाले जहां हमने 25,000 की एंट्री ढूंढी थी, अब नॉर्मल लॉस होगी, उसके नीचे आपने एक रिकवरी वैल्यू की एंट्री करवाई थी मेरे, क्या करवाई थी सर, कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और से देखें बोर्ड पे मैंने वही दोबारा एंट्री की, कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, लेकिन उसके नीचे मैंने अपने लाइन लिखी 2,000 के नीचे, क्या मैं नेट लॉस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, तो यहाँ नेट लॉस अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो फाइनली बेटा इसको इस तरह से हम बैलेंस कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस बनता है, क्रेडिट बनता है। अब डेबिट बैलेंस बन रहा है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का मतलब कि नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। Why the loss is reduced from 11,000 to 10,000? तो क्या abnormal loss को cost allocate करते हैं? और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो abnormal loss की cost से नेट करते हैं। देख लें ऐसे कि abnormal loss की cost से नेट करते हैं। abnormal loss को cost allocate करते हैं 11,000, और अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो loss की cost में से मींस 11,000 में से नेट करते हैं। ठीक है, प्लीज एक दफा दोबारा वर्ड्स पढ़ना, इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं की, पुराना रिवाइज कर लें, उसको साथ देख लें। और मेरा ख्याल है ये दूसरी वाली जो एंट्री है इसको भी लिख के भी देख लें, कैश डेबिट अब नॉर्मल लॉस पे कितने से, जस्ट एक मिनट जरा देख के फाइनल कर रहा था, 1,000 ठीक है। तो दिस एंट्री इज एट रिकवरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फाइनली फिर इन दोनों लेजेस की दोनों साइड्स का टोटल भी सेम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स भी और अमाउंट भी। करेक्ट। फाइनली अगर लिख लिया तो एक दफा फाइनली देख लें, कोई कंफ्यूजन अब लेके घर जाने वाली बनती नहीं है।
जी डी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कृपया। जी सर तो आज रहने दें परसों से, मैं तो चाह रहा था आज हो जाता लेकिन अब टाइम कम है। क्या लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकता है? लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकता है? ये सर यही जो सीडी बैलेंस है फाइनली प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। ठीक है जी मोहसिन साहब, तो वो 4 सिनेरियो जरा रह गए, उसमें अगर एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा लॉस हो जाए ये तो बात हो गई है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लॉस से कम हो जाए तो वो रह गई है। लेकिन उठते उठते जरा एक चीज, जरा इंटरेस्टिंग सी चीज देख के उठिएगा। ठीक है बेटा, ये तीनों सिनेरियोज में नंबर 1 में सिर्फ नॉर्मल लॉस था, रिकवरी वैल्यू नहीं थी। अपना रजिस्टर देखना चाहें तो वो देखो, टाइम है हमने जो बात करनी उसके लिए 2 मिनट। फर्स्ट सिनेरियो था नॉर्मल लॉस था लेकिन रिकवरी वैल्यू नहीं थी। सेकंड सिनेरियो में नॉर्मल लॉस था, रिकवरी वैल्यू नहीं, रिकवरी वैल्यू भी थी सॉरी। और थर्ड में अब नॉर्मल लॉस भी था, नॉर्मल लॉस भी था और रिकवरी वैल्यू ऑफ दोनों थी। एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है, सिनेरियो 1 का पर यूनिट हो, सिनेरियो 2 का पर यूनिट हो या सिनेरियो 3 का पर यूनिट हो, बेस में यूनिट्स 900 ही हैं। नहीं, अगर आपकी बात ठीक है तो फिर सिनेरियो 3 में तो 800 ही होना चाहिए था ना। तो शायद बड़ा बेस में को रट्टा नहीं लगाने वाली बात फिलहाल की बात हो रही, शायद बेस में गौर से वर्ड सुना, एक्सपेक्टेड यूनिट्स है, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखी हुई। मतलब फर्स्ट सिनेरियो देखें, व्हाट वाज द इनपुट, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड लॉस 100, so what was the expected units produced 900. second scenario के expected units 900. थर्ड में सोच के बताएं expected units, expected 900 थे लेकिन 800 बनने की वजह से 100 एक्स्ट्रा लॉस। expected units थर्ड सिनेरियो, एक मिनट देखें व्हाट्सएप। what are the input units in scenario 3? 1000. what was the expected loss? 10%, which means 100. so what was expected units to be produced? actual units to be produced are 800. expected units की बात कर रहा हूं, तो बेस में शायद एक्सपेक्टेड यूनिट्स ही बने हुए हैं सिनेरियो 3 में, लेकिन डेफिनेटली उनका एक ब्रेकअप है कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स में से एक्चुअल 800 बने हैं और एक्सपेक्टेड में से 100 नहीं बने एबनॉर्मल लॉस की वजह से। तीनों की बेस सेम क्यों है? वो बात भी आपकी जगह ठीक है कि उसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं, वो सब में सेम है। नॉर्मल लॉस के यूनिट सब में सेम है, सब में 100 ही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये बहस यहीं से शुरू करेंगे। काम जरा घर के लिए रखें। जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में आपने ऑर्गेनिक तो अल्हम्दुलिल्लाह कल रिवाइज भी की। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एबीसी लिमिटेड लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है ये ट्राई करना बनता है। लेट्स सी कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं इस तरह करूँगा, इसकी एक अब कल संडे भी इसकी एक डिस्कशन आपके साथ शेयर करूँगा। अब ठीक है, अपना सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो मैं इसलिए डिस्कशन शेयर कर रहा हूँ कि मतलब वो कैंपस इनसाइड में जिस तरह आपका लेक्चर शेयर होता है, तो इस क्वेश्चन की एक डिस्कशन शेयर करूँगा आधे घंटे की। तो अगर कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो पहले उसमें सुन लीजिएगा, ताकि हमारा अगर मंडे को टाइम बच जाए। लेकिन अगर फिर भी इशू रह गया तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी कल छुट्टी है सर। अब बंदी तो है, बाद में सोचूंगा, कल तो पता नहीं बंदी है नहीं, लेकिन कल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ओनली, प्लीज होमवर्क। अल्लाह हाफिज़। ये अब्दुर्रहमान भाईजान तो जरा नोट कर लें, एबीसी लिमिटेड की डिस्कशन शेयर कर लें 12:30 बजे आप आपने जो फॉर्मल लॉस में डिस्पोजल वो हो जाएगी, आपसे हो जाएगी अगला।